ठीक है, अब पहला सबसे पहले वर्ण ही टॉपिक है, 1 नंबर में पहला चैप्टर। तो वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण एक शब्द का ऐसा टुकड़ा है, यानी अक्षर है, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि, यानी ध्वनि मतलब क्या होती है? आवाज होती है। क्या होती है? आवाज। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हो गया अ, सही, ख हलंत, ह हलंत, ठीक है, हाँ, इत्यादि हुआ, आदि, समझ में आ गया ना। अब देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसी को अब इसको हम बढ़िया से भी बारीकी से समझेंगे। पहला जो दिया हुआ है स्वर्ण वर्ण, देखिए स्वर्ण वर्ण क्या है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी किसी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। यानी किसी वर्ण दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जा सकता। ये खुद अपने में कंफर्टेबल है। समझ में आ गया ना? यानी इसका इसका इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होती है? ये इसका ही, यानी कहने का मतलब समझो एक ऐसे तरीका से, ये एक ऐसा समूह है वर्ण का, जो कि इसको तोड़ेंगे ना, ये इसका अपना ही समूह आएगा। समझ में आ गया ना? नहीं समझ रहे हैं तो अभी देखिए, जैसे ओ है, आ है, यानी आ है ना, आ को जो है, ब्लैक कलर मार्कर कहाँ गया? आ को जो है, आ को जो हम तोड़ेंगे, ओ प्लस ओ मिलके बनता है क्या? आ। यानी ओ प्लस ओ मिलके जो बना आ, इसको जो तोड़ दिए, उच्चारण कर दिए, ये वर्ण जो होता है, ये भी तो स्वर वर्ण में है ना? ओ आ से लेकर औ तक है ना, अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ करके औ तक है। इसको तो ये भी ओ का है, ओ स्वर वर्ण का ही है। यानी दोनों चीज आ गया स्वर वर्ण का। यानी इससे यह पता चलता है स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। इसको अभी अभी आप नहीं समझे तो इसको अभी अगर समझाएंगे व्यंजन वर्ण, तो इसको भी अभी समझा देंगे, तब दोनों में कंपेयर करके आपको बताते हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि आपको समझ में आया, अन्यथा नहीं आया। चलिए, इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में कितना होती है स्वर्ण वर्ण? 11। अब थोड़ा व्यंजन की वर्ण की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए व्यंजन क्या, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में ये जो स्वर्ण वर्ण है, ये जो स्वर्ण वर्ण है, इसका सहायता क्या, इसका सहायता ली जाती है। परिभाषा से नहीं समझे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है? ख है। क्या है? ख है। ये ख को जब तोड़ेंगे हम, ये ख हलंत प्लस ओ, ख हलंत प्लस ओ, ये ख हलंत आ गया ना, ये हलंत मतलब वो आधा ख, क्या हुआ? आधा ख। इसको अब तोड़ नहीं सकते हम। ये ख को जो हम तोड़ दिए, आधा ख प्लस ओ आया, ये दोनों मिलकर तब क्या बनता है? ख। समझे ना? ये जो ख है, ये ख तो हम समझ गए व्यंजन वर्ण है। क ख से लेकर के यहाँ है ना, योर यहाँ तक, तालम समुदन सदन से ह तक, क ख से लेकर कहाँ है? ह तक है। अगर ये ख आ गया, हम तो समझ गए तो व्यंजन वर्ण का। लेकिन ये जो ओ आया, ये ओ तो बाबू आ है, ये तो स्वर्ण वर्ण का ओ आ गया नहीं, ओ ये तो स्वर्ण वर्ण का भाग है ना। व्यंजन वर्ण का भाग तो क ख से लेकर के ह तक है ना। जिसको यहाँ ख आ गया तो समझ गए व्यंजन वर्ण, लेकिन ओ आ गया, ये तो है स्वर्ण वर्ण का, स्वर्ण वर्ण का है ना। इससे यह पता चलता है स्वर्ण वर्ण में व्यंजन वर्ण का क्या क्या सहायता लिया जाता है, अन्यथा इसका उच्चारण नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई भी एक शब्द ले लीजिए, ये खो को खाए छोड़िए ना, योवे, ये क्या रो, रोवे को ले लीजिए, कोई सा भी लीजिए, रो को जब तोड़िएगा, रो हलंत प्लस ओ, ये रो तो है व्यंजन वर्ण है, ये उसको तोड़ेगा ना, तोड़िएगा ना तो ऐसे आएगा। इसको तोड़ दिए हम, समझे ना, समझने के लिए। तो कहने का मतलब व्यंजन वर्ण है क ख से लेकर ह तक, स्वर्ण वर्ण है ओ आ से लेकर औ तक। ये रो जो है, ये रो तो व्यंजन वर्ण है। क्यों? कैसे? क्योंकि ये रो आ गया, ये तो समझ गए व्यंजन वर्ण है। लेकिन ये ओ कैसे आ गया? ये ओ जो आ गया,
ये तो है स्वर्ण स्वर्ण आ गया ना। इससे यह पता चला कि जब तक स्वर्ण का सहायता नहीं लेंगे तो व्यंजन वर्ण नहीं है। समझ में आ गया ना, समझे ना डेफिनेशन को, आप समझे ना। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण का जो ओ आया उसका सहायता लिया जाता है, समझे। और स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, वहीं पर व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। कैसे होती है? ये जो है क ख से लेकर म तक, यानी क ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ ट ठ त थ और प फ, ये तीनों, ये पांचों मिल करके स्पर्श व्यंजन कहलाती है। क्या कहलाती है तो व्यंजन वर्ण ही, लेकिन इनका भी एक नाम दे दिया आधा इतना को, इसका नाम दे दिया, कौन वर्ण दे दिया है? स्पर्श व्यंजन। आपसे पूछेगा बाबू स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा? 25 ठो। 5, 10, 15, 20, 25 स्पर्श व्यंजन 25 है। समझ में आ गया ना, स्पर्श व्यंजन है। अब वहीं पर यो रो लो वो, ये 4 गो जो है ये मेरा क्या है? अंथस व्यंजन। कोई पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि लो कौन सा व्यंजन है? अंथस व्यंजन है। अगर यह भी पूछेगा कि अंथस व्यंजन कितने होते, क्या बोलिएगा? कौन कौन से होते हैं? यो रो लो वो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तालन सो मूर्धन सो दन सो हो, ये क्या कहलाती है? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाती है? ऊष्म व्यंजन कहलाती है। तो पूछेगा आपसे कि दंत सो कौन सा व्यंजन है, क्या बोलिएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तालन सो मूर्धन सो और दंत सो होती है। समझ में आ गया ना बात। अब वहीं पर देख लीजिए, ये 2 गो जो होती है अपवाद में होती है, बड़ी र और बड़ी ढ, ये दोनों अपवाद में होती है। वहीं पर देखिए ये जो स्वर्ण वर्ण में जो अंश अ तक आ गया, 2 गो तो छूट गया, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों क्या कहलाती है? अयोगवा वर्ण। क्या कहलाती है? अयोगवा वर्ण कहलाती है। ये 2 गो को पूछिएगा अयोगवा वर्ण कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अनुस्वार विसर्ग। समझ में आ गया ना। और देखिए संयुक्त व्यंजन को देखेंगे, अक्ष तर ज्ञ सर, ये क्या कहलाती है? संयुक्त व्यंजन। तो बोलेगा बाबू कि संयुक्त व्यंजन कितने होते, क्या बोलिएगा? 4 होती है। कौन कौन होते हैं? अक्ष तर ज्ञ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिसको समझ में आया तो समझिएगा। यानी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। अब देखिए ओ है, ओ को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। और मान लीजिए ई है, इसको भी नहीं तोड़ सकते। फिर इसके जगह पे दीर्घई रहता, तब ई हर्षई और हर्षई मिलके बनता है दीर्घई। ये तो टूट गया, लेकिन ये हर्षई है तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये खुद टूटा हुआ है। ये स्वर्ण वर्ण जितना भी होता है ये ऑलरेडी टूटा हुआ रहता है, समझे ना। ये वर्ण, अब ख हलंत है, अगर सिर्फ ख रहता तो ये टूट जाता। कैसे टूटता? ख हलंत प्लस ओ। लेकिन यहाँ आपको बोल दिया है कि ख हलंत है बाबू, इसको तुम तोड़ो, ये खुद टूटा हुआ है, इसको क्या तोड़े? यानी मारे हुए को क्या मारे हम, समझे ना। अब देखिए स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण यानी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। कैसे समझे? ओ जैसे आ है, ओ प्लस ओ, सॉरी, ओ प्लस ओ मिलके क्या बना? आ। ये ओ जो है ये भी स्वर्ण वर्ण का भाग है, ये भी ओ, यह भी स्वर्ण वर्ण का भाग है। क्या व्यंजन वर्ण कोई आया यहाँ पर या यो या चो, कुछ भी आया? नहीं आया। इससे क्या पता चलता है? स्वर्ण वर्ण जो है वह खुद में, उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वह पूर्ण अपने में वो सही है। समझ में आ गया ना। और व्यंजन, वहीं पर व्यंजन वर्ण में जब कोई भी ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी चीज को पढ़िएगा तोड़िएगा तो आपको स्वर्ण वर्ण का सहायता लेना ही पड़ेगा। अब सब जो है स्वर्ण वर्ण होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं स्वर्ण वर्ण। कोई बोलेगा स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, क्या बोलिएगा? 11। व्यंजन वर्ण 25, 33 होती है। कितना? 33। अब देखिए इसको प्रूव्ड करते हैं। टोटल वर्ण जो है, ये वर्ण जो है
स्वर और व्यंजन और ये सब टोटल मिला करके 52 होती है। कितना होती है? 52 होती है। कितना होती है? 52 होती है टोटल वर्ण को बोलेगा। वर्ण की संख्या कितनी, क्या बोलिएगा? 52। 52 होती है। प्रूव्ड करके दिखाते हैं आप लोग को, प्रूव्ड करके दिखाते हैं। स्वर्ण वर्ण कितना? 11। अब स्वर्ण वर्ण हो गया यहाँ तक। अब आइए व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितना? 25। उसके बाद आइए अंतस व्यंजन कितना? 4। उसमें व्यंजन कितना? 4। ये अपवाद में भी 2 गो है। अब देखिए अयोगवा वर्ण कितना? 2। अंसार और विसर्ग ही है। और संयुक्त वर्ण कितना? अब सबको जोड़िए। 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 1, 22 का 2 हासिल 2, 2 3 1 कितना हो गया? सॉरी 2 1 कितना? 3, 3 2 क्या 52 को पूरा कि नहीं पूरा? पूरा ना। यानी वर्ण कितने होते हैं? 52। स्वर्ण वर्ण कितना? 11। व्यंजन वर्ण कितना? 33। बाकी बात ये सब जो अयगवा वर्ण हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया, और ये 2 अपवाद में है, ये सब मिला करके कितना होती है? 52। अब कोई विद्यार्थी ऐसा बोलिए कि हमको समझ में नहीं आया, कहीं पर भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। अब आप लोग के लिए बोलिए, कोई भी बोल सकते हो कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो, बोलिए कहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं? समझ में आया अंशु? उधर से चंदा, नया नया चीज है, आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाकी बात 2 दा 3 दा 4 दा पढ़िएगा। हाँ क्या बाबू? 52 तो टोटल वर्ण मिलाकर हुआ 52, समझे ना? स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33, अयोगवा वर्ण भी है, संयुक्त वर्ण भी है, उसके बाद जो है 2 अपवाद में भी है, बड़ी रो बड़ी ढो, सब टोटल मिलाकर 52 पड़ती है। समझ में आया ना? अब पता है हा? क्या हुआ? 25 स्पर्श व्यंजन। तो कहने का मतलब यह होगा, अगर वर्ण वाला चैप्टर अभी समझ गए होंगे, बातें नहीं करना है, अगर वर्ण वाला चैप्टर अभी समझ गए होंगे तो आपको जो है, चाहे बोर्ड एग्जाम रहे या 10 क्लास का या 12 क्लास का रहे, कहीं भी जाइए इससे क्वेश्चन आगे पूछ ही नहीं सकता है। वर्ण से, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में वर्ण से 4 नंबर से पूछता है, वर्ण का, वर्ण से बोर्ड एग्जाम में। अगर इतना तो बात आप समझ गए तो 4 नंबर आपका फिक्स है। समझे ना? हाँ समझे कि नहीं समझे? अच्छा एक बात आप लोग को बताते हैं, आप लोग को पता है बिहार में जो पुला गिरता है वो कैसे गिरता है? रुको ना बताते हैं। बिहार में जो अगर कहीं पर जो है भारत के अंदर जो पुला गिरता है उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? मान लीजिए कोई घर नीलामी होता है, ठीक है? नीलामी जानते हैं ना आप लोग? जो नीलामी नहीं जानते हैं, मतलब कोई गाड़ी नीलामी होता है, जानते हैं थाना उना से? नीलामी में क्या होता है, गाड़ी में से क्या होती है, गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी है, मान लीजिए हीरो होंडा में कोई गाड़ी है, वो गाड़ी जो है, जितना भी ग्राहक होते हैं गाड़ी को खरीदने वाला, सबको बुलाते हैं, 5 10 15 20 25 सबको बुलाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है? हम गाड़ी का दाम रखा गया 50,000, ठीक है? सेकेंड हैंड गाड़ी है, गाड़ी का दाम रखा गया कितना? 50,000। अगर 50,000 बोल दिया, कोई 2 4 आदमी बैठा रहता है, खरीदने वाला 5 6 आदमी रहता है, 10 आदमी भी रहता, मान लीजिए कि 5 6 आदमी रहता है, गाड़ी को बोल दिया कोई हम 51,000 देंगे, कोई खड़ा होके, फिर उसे आगे फिर बोल दिया नहीं हम 52,000 देंगे। तो जो जितना आगे ज्यादा बोली लगाएगा, ज्यादा पैसा देगा, वो बाइक किसको मिलेगी? उन्हीं को मिलेगी। समझे ना? अगर आप बोलिएगा हमको 60,000, हम 60,000 देंगे, तो आप ही को बाइक मिलेगा। अगर कोई 59,000 दे रहा तो उसको नहीं देगा, आपको देगा 60,000 वाला। समझे ना? नीलामी समझ गए किसे कहते हैं? यानी जिस तरह से कोई भी चीज का नीलामी होता है, सबसे उचित मूल्य जो लगाता है उनको मिलता है सामान सामग्री, समझे ना? लेकिन ऐसा सिर्फ बाइक और घर से नहीं होता है। बाकी बात जानते हैं पुला सब में क्या होता है? मान लीजिए सरकार है, मान लीजिए कि भागलपुर और नगोछिया दोनों को जोड़ने वाला एक पुला है जिसको बोलते हैं विक्रमशिला सेतु, समझे ना? वो पुला जो है 4.49 ऐसे कुछ किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर के आसपास है, समझो ना? तो वो जो पुला है, मान कोई भी बिहार का पुला हो या भारत का पुला हो,
पुल आ रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है। वो जो पुला, जैसे मान लीजिए पुला बनेगा दोनों जगह के बीच, वो पुला पास कर गया, पुला बनेगा। अब पुला पास कर गया, सभी जो है इंजीनियर सबको बुलाता है, मान लीजिए नॉर्मल से समझिए, सब ठेकेदार को बुलाता है, ठीक है। वहां पर जो है सरकार भी रहती है। वो क्या होती है, मान लीजिए पुला में खर्च होगा 100 करोड़, कितना, 100 करोड़, 100 करोड़ खर्चा होगा एक पुला बनाने में, 100 करोड़ खर्चा होगा एक पुला बनाने में, समझे ना। अब मान लीजिए 100 करोड़ खर्चा होगा, आप हम बोलेंगे 5-6 आदमी बैठा रहता है पुला को खरीदने वाला, ठेकेदार सब, समझे ना। अब पुला पुला में लगेगा 100 करोड़, समझे ना, 100 करोड़ लगेगा। कोई उठ कर खड़ा होकर बोल दिया हम तो 99 करोड़ में ही बना देंगे, तो बोल दिया कि नहीं हम तो जो है ना 70 करोड़ में बना देंगे, समझे ना। पुला में लेकिन लगेगा 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचा नहीं लगेगा। कोई खड़ा होकर बोल दिया नहीं हमको जो है ना, हम जो है 60 करोड़ में बना देंगे, ना तो 70 करोड़ में बना देंगे। कोई ऐसा ठेकेदार है वो बोलेगा कि नहीं हम जो है 100 करोड़ से एक फुट का कम नहीं लेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे, 100 करोड़ जो उचित मूल्य है वो लगभग करेगा उसमें, तब ओरिजिनल सामान लगेगा। कोई खड़ा होकर बोल दिया कि नहीं जो है हम पुला का जो है पुला बनाने के लिए हमको जो हम 60,000 में 60 करोड़ में बना देंगे, ठीक है। सरकार क्या करती है, वो 60 करोड़ वाला को ही देता है कॉन्ट्रैक्ट पुला बनाने के लिए, यानी जो जितना कम बोली लगाएगा सरकार उन्हीं को देगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा, यानी पुला बनाने के लिए, समझे ना। जैसे नीलामी होती है ना, जो सबसे ज्यादा उचित बोली लगाती है उनको गाड़ी मिलता है या फिर बंगला मिलता है, घर मिलता है। लेकिन वहीं जब पुला की बात आती है, सरकार क्या करती है, जो सबसे कम बोली लगाती है उसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, उसी ठेकेदार को। अब मान लीजिए पुला में बनने में 100 करोड़ लगेगा, वो खरीद लिया है 60 करोड़ में, समझे ना। वो 40 करोड़ जो घाटा लगा, वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, वो ठेकेदार फिर वो भी मिस्त्री सबको लाएगा, इंजीनियर सबको लाएगा, वो भी घूस खाएगा, वो भी पैसा लेगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है पैसा बच जाता है। 100 करोड़ का पुला बनने के लिए मात्र 30 करोड़ समझिए बच जाता, 30 करोड़ ही बचता है, घूस इतना खा लेता है सब ठोकर में। अब बताइए 30 को जहाँ 100 करोड़ खर्चा है पुला में, वहां आपको आपका जो 30 करोड़ बचेगा, वहां पुला में क्या करेगा, सीमेंट के जगह पे बालू नहीं मिला, अथी नहीं मिला देगा, मट्टी नहीं मिला देगा, है। वही सीमेंट के जगह पे जो है डुप्लीकेट सब माल सब जो दे करके मिला देता है। पुला जो है इसी कारण से कमजोर हो जाती है, फिर आगे जो है कुछ दिन में ही टूट जाती है। इसी तरीका से पुला टूटती है, समझे ना। जैसे नीलामी होती है, समझे ना, अभी तुरंत बताए हैं, जैसे नीलामी होती है, जो सबसे उचित मूल्य लगाता है, ज्यादा दाम गाड़ी उसी को मिलता है। लेकिन वही जब पुला की बात आती है, जो सबसे कम बोली लगाता है कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है पुला बनाने का। यही सबसे एक नीति अलग है। अब वो पुला में आते आते जो है नीचा स्तर जो है पुला में बचता कम है, तो ठेकेदार क्या करता है, से सीमेंट के जगह पे मिट्टियों मिला देता है, कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी की जगह डुप्लीकेट माल भी मिला देता है, ओरिजिनल बालू की जगह डुप्लीकेट बालू भी चला देता है। क्या करेगा, बेचारा के पास पैसा है ये नहीं है। जो करोड़ का 100 करोड़ में पुल बनना चाहिए वो बनाएगा वो 30 करोड़ में, तो क्या करेगा, वो डुप्लीकेट माल तो मिला ही करेगा ना। है? ऐसे पुला बनता है, तब पुला गिरता है, समझे। यही एक, यही जो है यहाँ गिरा, सुल्तानगंज में पुला गिरता है। उसके बाद कहाँ है, भागलपुर में तो गिरवे किया विक्रमशिला सेतु। उसके बाद कहाँ ने गिरा था। ऐसे तरीका से लगभग आपको खबर मिलते रहेगा कि बिहार में जो पुला गिर रहा है बहुत जगह गिरा है।